हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो काफ़ी दिनों से, कई 4 दिन हो गए शायद, मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जो बेटा है उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और कल से मेरा भी थोड़ा सा गला ख़राब है। शायद थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। तो आज एक छोटा सा डिस्कशन रखेंगे। ईवीएस की जो हमारी एक फुल रिवीजन की सीरीज़ चल रही है उसमें हम लोग ऑलरेडी 5 वीडियोज़ में कुछ डिस्कशन कर चुके हैं क्वेश्चंस का। आज करेंगे कुछ और। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, to class 3rd student, Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if grandparents and other relatives stayed along, that it is an extended family. What do you think of this? मतलब कि क्लास 3rd के छात्रों को रमा ने सिखाया है कि अगर पिता, माँ और उनके बच्चे जो हैं वो एकल परिवार का गठन करते हैं और दादी दादा अगर साथ में रहते हैं और अन्य रिश्तेदार साथ में रहते हैं तो उसको हम विस्तारित फैमिली कहते हैं। तो ये किस बारे में सोचते हैं आप, इस जो बताया गया है। रमा इज़ इनसेंसिटिव टुवर्ड हर स्टूडेंट, यानी कि वो असंवेदनशील है जो टीचर है वो। द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूसिव, यानी कि जो दृष्टिकोण है शिक्षण अधिगम का वो समावेशी नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ टू बी टॉट लाइक दिस, या फिर परिवार की अवधारणा को इसी तरीके से सिखाया जाना चाहिए। ये द डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली इज़ इनकरेक्ट, या परिवार की परिभाषा जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार की जो परिभाषा है वो गलत है या असंवेदनशील है बच्चा या इंक्लूसिव नहीं किया जा रहा है, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं इसमें। आपका आंसर क्या रहेगा? द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ टू बी टॉट लाइक दिस। हम इसी तरीके से बढ़ाते हैं परिवार की जो परिभाषा है। भाई आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई अगर सेपरेट रहते हैं मम्मी पापा और सिर्फ बच्चा तो हम उसको कहते हैं भाई न्यूक्लियर फैमिली है। अगर दादी दादा सब लोग साथ में रहते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई एक्सटेंडेड या जॉइंट फैमिली हम लोग बोल देते हैं उसको। ठीक है, तो इसी तरीके से परिवार की अवधारणा को समझाया जाता है। विच टेक्निक इज़ यूज्ड इन द रेटिंग स्केल? रेटिंग स्केल कौन सी तकनीक का उपयोग होता है रेटिंग स्केल में? रेटिंग स्केल आपको पता ही होगा, जब हम किसी भी चीज़ के बारे में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, मतलब कि उस चीज़ में क्या चीज़ पॉजिटिव है क्या चीज़ नेगेटिव है, हम जब ओपिनियंस लेते हैं लोगों के, तो वो आपका क्या हो गया, रेटिंग स्केल। उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होता है आपका, स्टार रेटिंग स्केल होता है। तो उसमें एक आपका तरीका होता है, जो टेक्निक होती है वो कौन सी होती है? रिटन क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जर्वेशन है, चेकलिस्ट है या फिर असाइनमेंट्स होते हैं। तो बिल्कुल आपका क्या रहेगा, चेकलिस्ट रहेगी, जिसमें कि हम देखते हैं, आप देखेंगे अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये आपकी कुछ इस तरीके की होती है चेकलिस्ट। इसमें आपको क्या होता है, येस और नो में आंसर करना होता है। भाई एक क्वेश्चन है, इसमें आपको येस लगता है, इसमें आपको नो लगता है, इसमें येस नो, इस तरीके से फिर क्या होता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आपको सर्वे करना होता है उसमें आपको पता चलता है कि कितने जो आपके फेवर में है इस चीज़ के और कितने जो है वो आपके फेवर में नहीं है इस पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेकर के। ठीक है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में भी, आपने देखा होगा कि आपके सामने कई बार स्क्रॉल करते करते कोई वीडियो आ जाती है, उस पर आपसे बोला जाता है कि इस पर स्टार दीजिए, कितने स्टार मिलेंगे इस वीडियो को 5 में से। ठीक है, तो वो क्या एक तरीके का सर्वे है और ये इसकी क्या होती है, चेकलिस्ट होती है, जब हमें इस तरीके से एक आंसर करना होता है येस और नो में। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस ऑब्वियसली नहीं हो सकते, राइटिंग क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन और असाइनमेंट्स। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा ये रेटिंग स्केल का। नेक्स्ट है आपका द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो है वो क्या होती है? मैपिंग स्किल होती है, पोजीशनिंग स्किल होती है, या फिर ग्राफिक स्किल, या फिर डायरेक्शनल स्किल। ठीक है, तो जब भी आप देखेंगे मैप में, आप देखते हैं हमेशा ये मैपिंग स्किल होती है। आप देखते हैं प्लेसेस का, डिस्टेंस का और डायरेक्शंस की अगर आपके अंदर एक एबिलिटी होती है, समझने की क्षमता होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैपिंग स्किल कहते हैं। ठीक है, चित्रण कौशल इसको क्या है, कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉलोइंग आर सम इंट्यूटिव आइडियाज़ ऑफ चिल्ड्रन अबाउट प्लांट्स, विच ऑफ देम इज साइंटिफिकली करेक्ट। ठीक है, नीचे जो है पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजनाभूत विचार दिए गए, इनमें से कौन सा विचार जो है वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? बच्चों ने कुछ कुछ बातें कही हैं, तो इनमें से क्या वैज्ञानिक दृष्टि से कौन सी ऐसी चीज़ें तो ठीक है? सीड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। कैरेट एंड कैबिज आर नॉट प्लांट, जो गाजर और बंद गोभी है वो पौधे नहीं होते हैं। घास जो होती है वो पौधा नहीं होता है। या फिर सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट, कुछ सब्जियां जो होती हैं वो फल होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है, ये वाली चीज़ जो है साइंटिफिकली दृष्टि से आपकी ठीक है कि कुछ सब्जियां जो होती है वो फल होती हैं। जैसे कि हम पपाया का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भाई जो पपाया है वो क्या है, एज अ फ्रूट भी हम खाते हैं, और अगर हम रॉ पपाया की बात करें तो एज ए उसको हम वेजिटेबल भी उसको खाते हैं। ठीक है, पपीते की सब्जी भी हम खाते हैं। इसी तरीके से आप अगर बनाना की बात करें तो एज ए फ्रूट भी हम उसको खाते हैं, और कच्चे बनाना को आप बहुत सारी जगह में देखेंगे एज अ उसको वेजिटेबल भी लिया जाता है, उसको सब्जी बनाकर भी खाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा इसका। द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग इज डैश एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो डैश होती है, वो भोजन के पाचन में सहायता करती है। तो कैसी होती है? न्यूट्रल होती है, एसिडिक होती है, एल्कलिन होती है, या फिर एम्फोटेरिक होती है।
ठीक है। तो बिल्कुल क्या रहती है आपकी एसिडिक प्रकृति रहती है ये। तो ये हमने पढ़ा भी था, चखने से लेके पचने तक जो एक चैप्टर है आपका एनसीईआरटी में, उसमें आपका हमने समझा भी है इसको कि जो एक गैस जो हमारे अंदर एक जो गैस्ट्रिक जूस होती है, ठीक है, अमाशय में रस की प्रकृति जो होती है उसकी क्या होती है, वो एसिडिक प्रकृति होती है, ठीक है, अम्लीय होती है। नेक्स्ट है आपका वाई आर कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून, यानी कि भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे देखा जाए तो लद्दाख को हम कहते हैं कि कोल्ड डेजर्ट है, तो वो बारिश से मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट हैव नॉट समर एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर, यानी कि ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है। या कोल्ड डेजर्ट लाइल इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज़, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। एयर इज़ थिन इन द कोल्ड डेजर्ट, यानी कि ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है, कम होती है। कोल्ड डेजर्ट आर एट अ वेरी हाई एट ऑल्टीट्यूड, यानी ठंडे रेगिस्तान जो है बहुत ऊंचाई पर होते हैं। ये सारी बातें ठीक है होते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश का प्रभाव, मानसून का प्रभाव क्यों नहीं होता है, उसका आंसर क्या रहेगा आपका कि ठंडे रेगिस्तान जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे बारिश जो होती है बहुत कम होती है, ठीक है। पर ईयर शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10 सेंटीमीटर शायद इतनी करके होती है। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल, वाई इज़ इट सो, कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले मतलब सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। आपने देखा भी होगा अपनी मम्मी वगैरह को कि जब अचार डालते हैं तो ग्लास जार्स वगैरह को अच्छे से सुखाया जाता है, ठीक है। टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, यानी कि उनमें से धूल को हटाने के लिए। टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। टू मेक पिकल्स टेस्टी, यानी कि अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। या टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। तो अचार तो स्वादिष्ट भाई हमारी मम्मी बना ही देती हैं, है ना। टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, भाई उनकी जो नमी ना रह जाए उनके अंदर किसी भी तरीके की, क्योंकि अगर उसके अंदर ज़रा भी मॉइस्चर रह जाएगा जो अचार है, तो उसकी वजह से जो आपका जो ग्लास जार है उसमें अगर नमी रह जाती है तो अचार क्या होगा, ज़्यादा दिन तक जो है ठीक नहीं रह पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उनको कम्प्लीटली सुखाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट है आपका व्हेन अ स्नेक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, the snake swings its head to and fro to its sound. How do you think the snake responds to the musical instrument? जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र यानी बीन को बजाता है तो सांप जो है उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप जो है वो वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है, ठीक है। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसको जो है सूंघ करके करता है वो, या फिर बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुन करके। बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वाद्य यंत्र की गति को देख करके। बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करता है। जो उसके वाइब्रेशन होती है उसको देख करके वो क्या करता है, अनुक्रिया करता है। अगर वो देख सकता होता है, देखता है उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, तो ऐसा तो नहीं होता, हमने देखा होगा आप लोगों ने हिंदी मूवीज़ में कि भाई सांप अगर बीन को ना भी देख रहा हो तो वो बहुत दूर से जो है वो आ जाता है, ठीक है, कि भाई कहीं पर कोई बीन बज रही होती है तो देखने वाला चीज़ यहाँ मतलब हट गया उसकी ध्वनि को सुन करके, ठीक है। तो हमने ये सुना था कि सांप तो भाई बहरे होते हैं तो ध्वनि को कैसे सुन सकते हैं, या फिर उसको सूंघ करके, तो तीनों ही बातें यहाँ पर क्या है, गलत है। ये है आपका कि वो उसके कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके जो है वो आ जाते हैं वहाँ पर, या डांस करने लगते हैं, आपने देखा ही होगा हिंदी मूवीज़ में है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला, बाला की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, ठीक है। बाला की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, यानी कि मस्तिष्क सहायक प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। ब्रेल एज लर्निंग एड, या फिर अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या फिर बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, या ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट, यानी कि ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। तो बिल्कुल क्या होता है, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। जो बाला होता है आपकी वो क्या होती है, भाई बिल्डिंग को एज अ लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल करना। आप देख सकते हैं, आप देखते होंगे स्कूल्स में आजकल बहुत होता है ये, क्लासरूम में इस तरीके से पूरा डेकोरेशन किया हुआ है, पूरा अच्छे तरीके से उसमें पेंट भी इस तरीके से करवाया हुआ है बिल्डिंग में, स्कूल की बिल्डिंग में, कि उसको भी आप क्या करें, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल कर सकें। बच्चा जो है जहाँ उसकी नज़र घूमती है वहीं उसको कुछ ना कुछ जो है सीखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप सीढ़ियों पर इस तरीके से टेबल्स जो है वो लिखे हुए हैं, तो बच्चा क्या करेगा, इसी को हम ये भी कह देते हैं कि एक प्रिंट समृद्ध माहौल, मतलब बच्चे के आसपास में सब कुछ प्रिंटेड मटेरियल उसको मिल रहा है, जिससे कि वो हर टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहे। बिल्डिंग को भी हम एज अ लर्निंग एड की तरह इस्तेमाल करें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, मच्छरों के द्वारा फैलाने वाले रोग जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो आप ऑप्शंस पढ़िए और बताइए कि कौन से रोग जो है वो होने चाहिए।
तो इसमें आपके सारे ऑप्शंस हैं, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, ठीक है, या फिर HIV एड्स, कॉलेरा और डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, टाइफाइड, कॉलेरा और चिकनगुनिया। तो बिल्कुल क्या है, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों रोग जो हैं आपके क्या होते हैं, मच्छरों की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप इसे लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आप लोग जो हैं आप लोगों के साथ साथ उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।